नमस्कार दोस्तों। पिछले महीने से ही लगातार बांग्लादेश जल रहा था। लोग मर रहे थे, पुलिस सैनिक लोगों पर गोली चला रही थी। बच्चे बूढ़े जवान किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जा रही। लोगों को सीधे जेल में डाला जा रहा था। ये किसी और ने नहीं, सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश पर शासन करने वाली पीएम शेख हसीना ने अपने बचाव के लिए ऐसा किया था। इन्होंने अपने बचाव के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि को बंद कर दिया, सड़कों पर कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद से लोग इन्हें तानाशाह कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने वो सारे काम किए थे जो एक तानाशाह करता है। आखिर ऐसा बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि इन्हें ऐसे कदम उठाने पड़े? जब ये लोगों को रोक नहीं सकी तो ये देश छोड़कर भाग जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि इन्हें देश छोड़कर भागना पड़ गया। दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन का सीधा कारण है कोटा व्यवस्था, जिसमें 30% कोटा व्यवस्था से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दिया गया था और 10% महिला और पिछड़े जिलों के लिए कोटा व्यवस्था की गई थी। 5% आदिवासी क्षेत्रों के लिए, 1% जो है विकलांगों के लिए। कुल मिलाकर 56% कोटा जो है रिजर्व था। बचता है 44% कोटा। इसमें भी लगातार धांधली होती रही है। ये 30% कोटा जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रिजर्व किया गया, यही विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण बन गया। दोस्तों, इस कोटा व्यवस्था को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा बांग्लादेश के निर्माण का इतिहास। 1947 में जब भारत आज़ाद होता है, उस समय भारत और पाकिस्तान नामक दो नए राष्ट्र बनते हैं। पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं और पूर्वी पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। समस्या ये थी कि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से दोनों रूपों से प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। इन्होंने उर्दू को पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की एक राष्ट्रीय भाषा बनाना भी चाहते थे। ये होना संभव नहीं था, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान और ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, इसमें दोनों लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। इधर जो पूर्वी पाकिस्तान में था, लगभग 56% जो मुस्लिम थे वो बंगाली भाषा का प्रयोग करते थे। तो ऐसे में उर्दू को पूरे राष्ट्र की भाषा बनाना संभव नहीं था। उसके बाद भी पश्चिमी पाकिस्तान ने ऐसा करने का प्रयास किया, तो इन पर लगातार ये आरोप लगा कि ये हमारी जो संस्कृति है और जो कल्चर है, उसको, जो भाषा है, उसको इग्नोर करने का ये प्रयास कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक छात्र विरोध प्रदर्शन हुआ और स्वतंत्रता के लिए आवाज़ें उठने लगी। 1950 में बंगाली भाषा का जो आंदोलन हुआ था, इसी के परिणाम स्वरूप हुआ था। 1970 में आए साइक्लोन भोला में लगभग 30 लाख बांग्लादेशी मारे गए थे। उस समय इन पर आरोप लगा है कि पश्चिमी पाकिस्तान ने हमें इग्नोर किया है, हमारी ज़रूरत की चीज़ों को इन्होंने मुहैया नहीं कराया है। इससे लोगों में स्वतंत्रता की भावना और जागृत होती गई। आगे चलकर 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने मुक्ति आंदोलन छेड़ दिया, जिन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये हसीना के पिता हैं। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की और सेना भेज दिया, जिसके बाद दोनों में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में 9 महीने तक युद्ध चला। उसके बाद बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का उदय हुआ। इसमें लगभग 5 लाख से 30 लाख तक लोग मारे गए हैं। उस समय राजनीति पर हावी रही पार्टी शेख हसीना की अवामी लीग ने लगातार इस मुक्ति आंदोलन का राजनीतिकरण किया और समय समय पर यह कहा जाता रहा है कि ये मुक्ति आंदोलन में इस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। ये कहकर ये विपक्षी को अवैध ठहराने का भी प्रयास लगातार ये करती रही हैं। 1972 में शेख मुजीबुर रहमान, जो हसीना के पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अस्थायी रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोटा व्यवस्था का निर्माण कर दिया। यही समय था जब इस कोटा व्यवस्था का निर्माण हुआ। हालांकि लगभग सैन्य सरकारों सहित जो भी सरकारें बाद में आई हैं, उसमें इस कोटा व्यवस्था को लगातार बढ़ाया गया है। अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है, जो कि हसीना के पिता हैं। हसीना ने अपनी माँ और पिता सहित 3 भाइयों को और परिवार के अधिकांश व्यक्तियों को खो दिया। हसीना उस समय इसलिए बच गई क्योंकि ये जर्मनी में उस समय पढ़ाई कर रही थी। हसीना 1981 में बांग्लादेश लौटने से पहले अपनी बहन शेख रिहाना के साथ
भारत में शरण ली थी। 1981 के बाद से ही हसीना ने अवामी लीग का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। 96 तक की कोटा व्यवस्था पूरी तरह से चल रहा था। 96 में पहली बार शेख हसीना जब पीएम बनती हैं तो इस कोटा व्यवस्था को बढ़ाकर उनके स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे और बेटियों के लिए भी लागू कर दिया गया। 2001 में अवामी लीग सत्ता से बाहर हो जाती है और बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसमें खालेदा जिया पीएम बनती हैं, उस समय कोटा व्यवस्था को थोड़ा धीमे कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 2009 में जब फिर से शेख हसीना प्रधानमंत्री बनती हैं तो इन्होंने कोटा व्यवस्था को बढ़ाकर उनके नाती पोतियों के लिए भी ये व्यवस्था शुरू कर दी। और इस समय ये भी कह दिया गया कि अगर वो पद खाली रह जाते हैं तो उनको ऐसे खाली छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद 2018 से छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लगभग 4 महीने तक जो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चला और इसके दबाव में आकर शेख हसीना सरकार ने इस कोटे को समाप्त कर दिया। इसके बाद से इस कोटे का लाभ लेने वाले जो लाभार्थी थे वो न्यायालय में चले गए। इस जून में 2024 में हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सरकार चाहे तो अन्य लोगों पर आरक्षण को लागू कर सकती है, लेकिन ये जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज है इनके आरक्षण को बनाए रखा जाना चाहिए। हसीना पर लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि 2009 के चुनाव के बाद इन्होंने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है, क्योंकि 2011 में इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जो निष्पक्ष चुनाव कराती थी, जो धांधली करने से रोकती थी। ये 90 दिवसीय कार्यवाहक सरकार थी जो ये निष्पक्ष चुनाव कराने और धांधली को रोकने का काम करती थी। इसने इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। ये व्यवस्था 1990 के मध्य में स्टार्ट की गई थी। इस वर्ष के शुरुआत में हुए चुनाव पर भी इनमें धांधली का आरोप लगा है, क्योंकि इस बार भी इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। इसमें लोगों में संदेह हो गया कि इन्होंने कुछ धांधली करके ये चुनाव जीता। 1 जुलाई से विश्वविद्यालय के छात्र ने इस कोटा व्यवस्था को समाप्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसमें और भी लोग इस प्रकार जुड़ गए जब इन्होंने 1 जुलाई से उस पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया। ये पेंशन व्यवस्था ये थी कि इसमें से 10% या 5,000 तक जो भी कम हो उनके तनख्वाह से, उनके वेतन से काटा जाएगा और एक पेंशन व्यवस्था का एक पेंशन फंड बनाया जाएगा जिससे लोगों को पेंशन दी जाएगी। इस व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने ये भी समाप्त कर दिया कि जो ग्रेजुएटी मिलती थी, जो रिटायरमेंट के बाद एक मुफ्त भुगतान मिलता था, उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। तीसरा इन्होंने ये किया कि जो आश्रितों को जो पेंशन मिलती थी, जैसे किसी की जो पेंशन भोगी था उसकी मृत्यु हो जाती थी तो आश्रितों को आजीवन पेंशन मिलती थी। इन्होंने क्या किया कि इस पेंशन को 15 वर्ष तक ही लागू करने की बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसमें न्यायपालिका को, सैनिकों को और नौकरशाहों को बाहर रखा गया। लोगों ने कहा अगर ये जो पेंशन व्यवस्था है, ये योजना जो इतनी ही श्रेष्ठ है, तो इन लोगों को बाहर क्यों रखा गया। इससे लोगों में और आक्रोश हुआ और विरोध प्रदर्शन तेजी से और बढ़ता चला गया। इस बार हसीना सरकार ने आंदोलन को ताकत से दबाने का प्रयास किया। इन्होंने सड़कों पर सैनिक उतार दिए, कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज सबको बंद कर दिया, लोगों को सीधा मारने का आदेश दे दिया। प्रारंभ में विरोध प्रदर्शन जो था ये शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। स्थिति उस समय बिगड़ती है जब 14 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये विरोध प्रदर्शन को रजाकार कहकर बुलाती है। आपको बता दें कि रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने में पाकिस्तान का साथ दिया था, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो देशद्रोही। रजाकार 1971 में जनरल टिक्का खान द्वारा स्थापित एक अर्धसैनिक बल था जिसका उद्देश्य यही था कि ये उस समय चल रहे मुक्ति आंदोलन को दबाना, जो उस समय शेख मुजीबुर रहमान ने चला रखा था। स्थिति उस समय बिगड़ गई जब बांग्लादेश छात्र लीग, जो अवामी लीग की सशस्त्र शाखा है, ने छात्रों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, आंसू के गोले फेंकने शुरू कर दिया, उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया। और इन्होंने एक रैपिड एक्शन बटालियन है जिसका इतिहास ही रहा है यातना का, हत्या करने का, जबरन गायब करने का, उसको भी इन्होंने सड़कों पर उतारकर विरोध प्रदर्शन को शांत करने का प्रयास किया। इस विरोध प्रदर्शन में सबसे पहले एक विश्वविद्यालय का एक छात्र अबू शहीद मारा गया। उसके बाद ये वीडियो वायरल होते ही पूरे बांग्लादेश में आक्रोश की लहर उठी और पूरा बांग्लादेश विरोध प्रदर्शनमय हो गया। पुलिस और छात्रों में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनमें झड़प हुई और इसमें ये कहा जाता है कि लगभग 2000 लोग घायल हुए और लगभग 250 लोग तक मारे गए। हजारों प्रदर्शनकारी कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए ढाका की ओर बढ़ रहे थे।
तब जनरल वकारुज्जमान ने कहा कि आपके पास 45 मिनट हैं, उससे पहले आपको निकलना होगा। तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और 75 साल में 43 साल तक लीग का नेतृत्व करने वाली शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद लोगों ने इनके आवास पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई। इनके आवास की जो भी चीज़ें थी उसे उठाकर अपने अपने घर की को ले आए। ये दृश्य ज़रा देखने वाला है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जो शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ देश छोड़कर भागना नहीं चाहती थी, मिलिट्री उनके साथ थी, वहाँ की जो सैन्य व्यवस्था थी, जो उनके सुरक्षाकर्मी थे उनके साथ थे, वो देश छोड़कर भागना नहीं चाहती थी और ये छात्रों की रक्षा करना चाहती थी, वो छात्रों को मरने नहीं देना चाहती थी। इसलिए उनको हमने मना लिया और उनसे कहा कि वो देश छोड़कर चली जाएं। कितना हास्यास्पद ये तर्क दिया जा रहा है। बल्कि इससे पहले आप देख सकते हैं कि स्थिति कैसे साफ है, इन्होंने किस प्रकार से लोगों पर अत्याचार किया, लोगों पर किस प्रकार के जुल्म ढाए। इसके बाद सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि सेना आपके ख्याल रखेगी, आपका जो भी मांगे है उसे सुनेगी। लेकिन छात्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि राजनीति में हम सैन्य शासन की भागीदारी को नहीं चाहते। इससे रास्ता साफ हो गया कि छात्र जो थे, प्रदर्शनकारी जो थे, उस शासन में सैन्य का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। ऐसा पहली बार नहीं था कि सेना अपनी सत्ता काबिज करना चाहती थी। 1975 से 2011 तक लगभग 29 तख्तापलट हुए। इसने 1977 से 81 और 1981 से 90 तक सैन्य शासन का भी अनुभव किया। आपको शर्म आनी चाहिए, एक प्रधानमंत्री को इस प्रकार ऐसा करना शोभा नहीं देता। धन्यवाद।